यूपी बोर्ड क्लास 10th महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। नंबर 1, संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। या फिर अथवा में आएगा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में क्या अंतर होता है। नंबर 1, संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिसका सरकार द्वारा पंजीकृत होता है संगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार की अवधि नियमित होती है, रोजगार की अवधि नियमित होती है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उन्हें सेवन वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि प्राप्त होता है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, सवेतन, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है। सरकारी संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण होते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। तो हमारे प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्रीय दल इस प्रकार हैं। नंबर 1, समाजवादी पार्टी सपा। समाजवादी पार्टी सपा यह देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 1992 में अपने गठन के बाद सपा लगभग 1 दशक सत्ता में रही। इस क्रेन में सत्ता में साझेदारी की है। इस पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और क्रेन सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव, रक्षा मंत्री कौन? मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर कर दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद मुलायम सिंह पर काफ़ी प्रभाव बढ़ा। इससे पहचान की राजनीति की खासकर उत्तर भारत में काफ़ी बढ़ावा मिला था। मुलायम सिंह 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस पद पर पूरे 1 साल 201 दिन तक रहे। 1 साल 201 दिन तक रहे। 1991 में आम चुनाव में जनता दल की हार के बाद उन्होंने ये कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सपा की स्थापना की और 2 बार मुख्यमंत्री बने। सन 2012 में विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत मिला और उनके पुत्र अखिलेश यादव को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया। हालांकि 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगली पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। अगली पार्टी आती है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल यह भी उत्तर प्रदेश के एक अन्य प्रमुख दल है, जिसकी स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह यादव ने 1996 में की थी। राज्य के जाट बहुल जिलों में इसका प्रभाव हुआ है। अजीत सिंह को राजनीति की विरासत अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिली, मगर वे सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों सहित विभिन्न पार्टियों से गठबंधन करते रहे ताकि सत्ता में प्रसाद सिंह बने रहें। अगला प्रश्न, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। तो ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग होने पर समाप्त नहीं होते हैं, जिनकी पूर्ति पुनः संभव होती है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि होते हैं। सौर ऊर्जा क्या होती है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ पर सौर ऊर्जा का दोहन की सीमित संभावना है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने
खेतों में सिंचाई करने, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मनोवैज्ञानिक अपशिष्ट से उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सरकार तथा निजी स्तर पर लगाई जाती है। ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाड़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतारने पर बांध के पानी को इसी रास्ते में पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है और ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इससे विद्युत बनती है। अगला भूतापीय ऊर्जा। विद्युत पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा का दोहन के लिए लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में 2 प्रयोग परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जियोथर्मल ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के गर्म पानी के चश्मों से ये पैदा की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे बाहर भंडारण गृहों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल की दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? जल की दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? जल के विशाल भंडार ग्रहण को तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो ऐसी समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। माने कि पानी की कमी हमारे पृथ्वी पर पानी होने के बावजूद भी अगर पानी की समस्या का सामना करना पड़े तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं, वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं। नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र में बढ़ा देना चाहिए। नंबर 2, जल का समान वितरण। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। नंबर 3, निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों में सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। वाटर लेवल दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। लोगों के लिए जल की उपलब्धता की कमी हो सकती है। नंबर 4, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज। पानी की कमी के लिए आजकल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण के कारण भारत के अल्लवणी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती गई है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इसका कारण भी जल कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं तथा इसके लाभों का वर्णन करना है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? दो देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से होता है। वस्तुओं के विनिमय से होता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल होते हैं। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल होता है। फॉरेन ट्रेड में आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सम्मिलित होता है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात देश के बाजारों के बाहर बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देशों के बाजारों में ही उत्पाद नहीं बेचते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के विकल्पों का विस्तार होता है जिनका घरेलू उत्पादन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु के मूल्य एक समान होता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण सहायक हुआ है।